मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने किडनी की स्ट्रक्चर की अ, बात की थी। किडनी के स्ट्रक्चर में कोर्टेक्स, मेडुला और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स जो कि फंक्शनल यूनिट होती है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। जो नेफ्रॉन 3 स्टेजेस में काम करता है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से वोमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट जाता है आगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से जाता है ये लूप ऑफ एनले में, लूप ऑफ एनले से डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से, और उसके बाद ये डिस्टल से कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट चला जाता है। जो भी फिल्टर होता है ब्लड से, और कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं। बाद में ये यहाँ से जो फिल्ट्रेट है यूरिन के फॉर्म में आगे चला जाता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में बनता है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ से बनता है, जब हर्ट, वाटर और सॉल्यूट्स, दो चीज़ें होती हैं। एक तो द्रव्य जिसमें वाटर जाती हैं, दूसरे सॉल्यूट्स जिसमें आयंस, ग्लूकोज, प्रोटीन्स आदि आते हैं, उनको सॉल्यूट्स कहते हैं, और वाटर एंड द्रव्य उनको सॉल्वेंट्स कहते हैं। जब हार्ट वाटर और सॉल्यूट्स को फिल्ट्रेशन मेंबर से पुश करता है या धकेलता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अर्थ है जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होती है नेफ्रॉन के। ये एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में फिल्ट्रेट के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, ये त्रिस्तरीय या थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस में और वोमेन्स कैप्सूल के बीच में पाई जाती है। इसमें आता है ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं, इसके एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और वोमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन। ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसको तीनों को मिला के कहते हैं, ये इसके अंदर फेरेस्टेटेड यानी इससे छिद्र होते हैं, इसमें से छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, सोडियम, ग्लूकोज आदि चले जाते हैं। व्हाट इज जीएफआर। जितना वॉल्यूम किडनीज प्रति मिनट जो फिल्ट्रेट की जो मात्रा होती है, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 1 मिनट में किडनीज में जो कार्डियक आउटपुट, मतलब जो भी हृदय हमारा कार्य करता है, उस पूरे हृदय के कार्य करने 1 मिनट के अंदर जो 20% है वो फिल्ट्रेट करने में लग जाता है। और हृदय की या हार्ट की शक्ति जो है 20% 1 मिनट की, वो फिल्टर करने में काम आती है। किडनीज के कार्य से जो फिल्ट्रेट बनता है वो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट आदमी के अंदर, और 105 मिलीलीटर फिल्ट्रेट वुमेन के अंदर। ये टोटल अमाउंट बनता है 180 लीटर प्रतिदिन मैन में और 150 प्रतिदिन लीटर प्रतिदिन वुमेन के अंदर। परंतु जो 99% जो फिल्ट्रेट होता है ये वापस सर्कुलेशन या ब्लड में आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन से, और यूरिन की जो मात्रा होती है सिर्फ 1-2 लीटर प्रतिदिन होती है। तो ये जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ये कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस या प्रभावित होता है। जैसा कि हमें पहले बता चुके हैं, फिल्ट्रेशन कब होता है, जब प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर
फ्लूइड और सॉल्यूट्स को, रुधिर में पाए जाने वाले फ्लूइड और सॉल्यूट्स को फोर्स करता है एक सेमी परमिएबल बैरियर यानी फिल्ट्रेशन मेंबर, जिसमें से फ्लूइड या द्रव्य को तो कोई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये रोक नहीं पाती है, लेकिन सॉल्यूट्स जो होते हैं इनके साइज के, पार्टिकल साइज, इनका साइज जो है उस पर निर्भर करता है कि ये अ, इस बैरियर को पार करेंगे या नहीं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये द्रव्य के द्वारा बनता है किसी सरफेस के अगेंस्ट में। जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड होता है ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है, बनाता है, जो कि द्रव्य को फोर्स करता है ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जाने के लिए। जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में फ्लूइड होता है ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है द्रव्य को ग्लोमेरुलर कैप्सूल से वापस ग्लोमेरुलस में जाने के लिए, जो कि इसका अर्थ है ये किसको अपोज कर रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। इस प्रेशर को कहते हैं जो कि वुमेन्स कैप्सूल बनाता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो दो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गए, एक जो कि ग्लोमेरुलस में ब्लड के द्वारा, दूसरा इस प्रेशर के अगेंस्ट में जो कैप्सूल होता है वुमेन्स कैप्सूल, एक जो प्रेशर उत्पन्न करता है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, कैप्सुलर। ये जो फ्लूइड्स हैं ये एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उल्टी दिशाओं में। तो नेट जो द्रव्य की मूवमेंट होगी ये कम प्रेशर, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर वाले जगह की तरफ होगी। अब ये तो दोनों द्रव्यों के कारण या सॉल्यूट्स के सॉल्वेंट्स के कारण प्रेशर से। अब जो सॉल्यूट्स होते हैं ग्लूकोज, सोडियम इत्यादि, ये भी मूवमेंट, इसको मूवमेंट को, नेट मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। अब ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो वाटर है एक मेम्ब्रेन में से हाई वाटर कंसंट्रेशन से कम वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, और इस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई वाटर कंसंट्रेशन का अर्थ है कि इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, लो वाटर कंसंट्रेशन का अर्थ है कि इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो प्लाज्मा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, मात्रा है ग्लोमेरुलस में, वो अधिक होती है इसकी अपेक्षा जो फिल्ट्रेट होते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल में उसकी मात्रा के से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो साइज के आधार पर सारे सॉल्यूट्स को नहीं जाने देती हैं। अधिकतर प्रोटीन्स फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ग्लोमेरुलस को पार नहीं कर पाती हैं। प्रोटीन्स भी सॉल्यूट्स में आती हैं, इसका अर्थ है कि ये सॉल्यूट्स की मात्रा इसमें ग्लोमेरुलस के में ज़्यादा होगी। ये जो प्रेशर है जो वाटर को ग्लोमेरुलस में की तरफ गति करता है इसको कहते हैं ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ग्लोमेरुलस में प्रोटीन्स नहीं हो तो कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जीरो होगा। नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होती है जबकि ब्लड जो है का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ग्लोमेरुलर प्रेशर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से।
जितने भी प्रभाव हैं ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक, ये इनसे बनता है नेट फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है टिपिकली 55 mg होता है, पुशिंग फ्लूइड इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ग्लोमेरुलस से अंदर की तरफ फिल्ट्रेट को धकेलता है, परंतु इसके ऑपोजिशन में जो है भाग रोकते हैं, उनको रोकने का कार्य जो है वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी मात्रा होती है 15 mm यानी मरकरी, और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी मात्रा होती है 30 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया इक्वल टू ग्लोमेरुलर ब्लड ऑस्मोट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, ये अंदर की तरफ मूवमेंट के लिए है, और इसके अगेंस्ट में दो चीजें हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसा कि मालूम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 है, और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 30 है। तो 55 माइनस 45 हो गया 10 mm। तो नेट फिल्ट्रेशन रेट जो प्रेशर है वो है 10 mmHg। इस प्रेशर से जो ब्लड है फिल्टर होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इस डायग्राम में बताया गया है। ये ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो 55 mg पर Hg है। ये इस ग्लोमेरुलस से इस कैप्सूल के अंदर ब्लड इसको फिल्टर करता है। ये दो प्रेशर अगेंस्ट में है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 mmHg। 10 mmHg नेट आउटवर्ड प्रेशर होता है, जिससे कि शन कर इसमें आता है, जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का रेगुलेशन ऐसे होता है, जैसा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये केयरफुली कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि फिल्ट्रेट जो है प्रोडक्शन के अंदर फ्लूइड्स की और सॉल्यूट्स की मात्रा, फ्लूइड होमोस्टैसिस और हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। इन दो कारणों से हमारा शरीर दो अलग तरह के मैकेनिज्म, नियंत्रण के मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नियंत्रण करने के। पहला है द किडनी खुद ही अपने आप को लोकली कंट्रोल कर सकती है इन चीज़ों को ऑटो रेगुलेशन के कारण। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल, आंतरिक कंट्रोल या इंट्रिंसिक कंट्रोल। इस इंट्रिंसिक कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर फिल्ट्रेट जो प्रोडक्शन होता है, ये फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस और वेस्ट और वाटर टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल सकता है इस मैकेनिज्म से। परंतु किडनी के बाहर भी मैकेनिज्म पाया जाता है। मैकेनिज्म तो ऑपरेट किडनी में करता है, लेकिन इसका ओरिजिन बाहर होता है। बाहर कहाँ पर? नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंट्रोल्स। ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ये सिस्टमिक या बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जीएफआर इंक्रीज डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक है मैकेनिज्म, ये इसके अंदर आते हैं दो चीज़ें, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स या जिनको ग्रेनुलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटस में होते हैं, और दूसरा इसके साथ में है एंड ए पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म। जो पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है, दूसरी चीज़, वो एटीपी और एडिनोसाइन को उपयोग करते हैं। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स मॉडिफाइड होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं
किसके प्रति? पैराक्राइन सिक्रीशंस रिलीज्ड बाय मैक्यूला डेंसा। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के स्मूथ मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं किसकी सिक्रीशन से? मैक्यूला डेंसा। ये मैकेनिज्म एफरेंट आर्ट्रियोल के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिससे कि ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो नियंत्रित होता है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है वो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियल्स ग्लोमेरुलस के एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियल्स के बहुत ज़्यादा साथ कॉन्टैक्ट में होता है। इस एरिया में को कहते हैं मैक्यूला डेंसा, क्योंकि इस एरिया में इसके जो सेल्स हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं और ये जिसकी फ्लूइड की जो फ्लो रेट है, बहने की दर और सोडियम कंसंट्रेशन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जैसे जैसे अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड को कम समय मिलेगा पुनः अवशोषण के लिए या रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि फिल्ट्रेट में ऑस्मोलैरिटी हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है। ये जो फ्लूइड के मूवमेंट की जो दर है बढ़ने से ये मैक्यूला डेंसा सेल्स के नॉन मोटाइल सीलिया को डिफ्लेक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो ऑस्मोलैरिटी के फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी के इंक्रीज होने से जो मैक्यूला डेंसा सेल्स के एक्टिवेट होने से एटीपी और एडेनोसाइन का सिक्रीशन होता है। एटीपी और एडेनोसाइन एक स्थानीय पैराक्राइन फैक्टर्स के रूप में स्टिमुलेट करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, ये एफरेंट आर्टियोल्स में होते हैं जिससे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट या संकुचित हो जाता है। संकुचन होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जिससे कि ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है। ये जो वेस्कुलर वासो कंस्ट्रिक्शन का अर्थ पहले ही बताया था कि वासो का अर्थ होता है वेस्कुलर, रुधिर वाहिनियों से संबंधित। इस कंस्ट्रिक्शन से प्लाज्मा कम फिल्टर होती है या फिल्ट्रेट कम हो जाता है जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जिससे कि टिब्यूल के अंदर सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन में वो अधिक समय लगता है। अब इससे उल्टा देखें, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड ही कम रहता है और ये अधिकतर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा मैक्यूला डेंसा से पहुंचने से पहले। मैक्यूला डेंसा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, उससे पहले प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का थोड़ा भाग है, जिससे कि एटीपी और एडिनोसिन जो है मैक्यूला डेंसा से निकलने बंद हो जाते हैं, जिससे कि एफरेंट आर्ट्रियोल एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, जिससे कि आर्ट्रियोल डायलेट हो जाता है, खुला हो जाता है, जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। इस वासो डायलेशन से अधिक प्लाज्मा फिल्टर हो जाती है या फिल्ट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, जिससे कि टिब्यूल में सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को कम टाइम मिलता है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा फिल्ट्रेट में बढ़ जाती है।
ये यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये तो ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का पार्ट है जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इनके कॉन्टैक्ट में है, इसको मैकुला डेंसा कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर जो सेल्स हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं। ये संकुचित हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये जो जगह है कम हो जाएगी और फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। ये शिथिल हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन की दर बढ़ जाएगी। अब इसके बाद आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस के एफरेंट आर्टरियोल्स के जो ग्रैनुलर सेल्स हैं, ये रेनिन एंजाइम का स्त्रावन करते हैं। ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होती है जो कि लीवर में बनती है और ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट होती है। ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको एंजियोटेंसिन 1 में। इस रेनिन एंजाइम्स की जो निकलना है ये स्टिमुलेट होता है पैराक्राइन सिग्नल्स में, जो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस में होते हैं। इसके उसके कारण इनका सिक्रीशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कम होने पर ये रेनिन एंजाइम निकलता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता है इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 में। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये एक हार्मोन नहीं है, परंतु ये फंक्शनली इम्पोर्टेंट है आप शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में और किडनी के फंक्शन को करने में। ये लंग्स में बनता है और ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स और ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियल सेल्स को से जुड़ जाता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इम्पोर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में। अब जिस कारण जिनके लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकने वाली दवाइयाँ दे के ब्लड प्रेशर कम किया जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड है एक पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर है जो कि एक इमीडिएट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में। ये वासोकंस्ट्रिक्शन करता है और साथ में एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स को ग्लोमेरुलस के कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड के प्रभाव से इफरेंट आर्टरियोल्स अधिक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है एफरेंट आर्टरियोल की अपेक्षा, जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल ब्लड फ्लो दोनों को कम कर देता है डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस की स्थिति में। इस एंजियोटेंसिन सेकंड की जो निकलने का नियंत्रण है ये ब्लड प्रेशर के डिक्रीज से प्रेरित होता है, जिससे कि इसका प्राइमरी रोल है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना। थैंक्स।